नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल। धीरज, खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं, जो बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक घोषणा आई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने मंदिर वाला दांव चल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर हैं। वे आज दरभंगा से होते हुए सीतामढ़ी जाएंगे। अमित शाह मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस अवसर पर साथ रहेंगे। मां जानकी मंदिर के शिलान्यास को लेकर अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए यह लिखा है कि शुक्रवार का दिन पूरे देश और विशेषकर मिथिलांचल के लिए अत्यंत सौभाग्य और हर्ष का दिन होने वाला है, जब बिहार के सीतामढ़ी स्थित माता सीता की जन्मभूमि में पवित्र पुनौरा धाम मंदिर और परिसर के समग्र विकास की वृहत योजना का शिलान्यास होगा। इस मंदिर को अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इस समारोह को लेकर सीतामढ़ी और नेपाल के जनकपुर समेत पूरे मिथिला में उत्साह और उल्लास का माहौल है। मठ मंदिरों के अलावा आसपास के घरों में लोगों ने दीप जलाकर अपनी खुशियां प्रकट की। जानकी जन्मभूमि पर इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए अयोध्या धाम और जनकपुर के अलावा देश भर के साधु संत यहां पहुंच गए हैं। तो ये बड़ी खबर बिहार से आपको बता रहे हैं, जहां अब अयोध्या की तर्ज पर ही मां सीता की भूमि पुनौरा धाम जो सीतामढ़ी में स्थित है, उसको भी उसी तर्ज पर विकसित किया जाएगा। और इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर भी रहने वाले हैं। मोहम्मद दानिश हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दानिश, अब देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये गहमा गहमी और अब अयोध्या की तर्ज पे सीता माँ के मंदिर का निर्माण शिलान्यास किस ओर इशारा कर रहा है। आज पहले तो प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए अमित शाह का, और उसके बाद इसके मुख्य बिंदु भी। जी कुणाल, देखिए जो है सीतामढ़ी में जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा जो है भव्य जानकी मंदिर का जो है उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही इसमें जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे और बिहार सरकार के कई मंत्री भी शामिल इसमें होंगे। इसको लेकर जो है ये अमित शाह जो है सबसे पहले पटना पहुंचेंगे। पटना से जो है वहाँ दरभंगा पहुंचने के बाद जो है दरभंगा से जो है हेलीकॉप्टर से जो है वो पूर्णधाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर जो है बताया जा रहा है कि 1 बजे जो है लगभग 1 बजे के कार्यक्रम 1 बजे के बाद ये किया जाएगा। साथ ही इसको लेकर जो नेपाल में जितने भी नेपाल से भी कुछ पुजारी लोग आए हैं इस उद्घाटन में शामिल होने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। पुनौरा धाम मंदिर सीतामढ़ी में और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, शिलान्यास होना है और इसी के साथ अब वहां पर भी मंदिर का विकास शुरू हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर मथुरा बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी हुई, जहां मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, जिसमें कोर्ट यह तय कर सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लाए गए कानून की वैधता पर फैसला आने तक मंदिर के प्रबंधन की देखरेख किसको दी जाए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव दिया है कि मंदिर का प्रबंधन हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी को दिया जा सकता है। इसके लिए यूपी सरकार और याचिकाकर्ता दोनों पक्षों से इसके लिए नाम भी मांगे गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मथुरा बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी, जहां आज सुनवाई होने वाली है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और कोर्ट यह तय करेगा कि आखिर मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी और देख रेख के लिए किसको नियुक्त किया जाए और किसे यह कार्यभार सौंपा जाए। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, कब मथुरा बांके बिहारी मंदिर से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, क्या कुछ प्रमुख बिंदु रह सकते हैं आज की सुनवाई में और मसला क्या है? विवेक, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है संपर्क टूट गया। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे विवेक से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे सुनवाई में क्या हाइलाइट्स रहने वाले हैं। लेकिन मथुरा बांके बिहारी मंदिर से जुड़ा यह मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यह कोर्ट तय कर सकता है कि यूपी सरकार की ओर से लाए गए कानून की जो वैधता है उस पर फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसके आने तक मंदिर के प्रबंधन की देखरेख
और उसकी जिम्मेदारी आखिर किसे दी जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव दिया है कि मंदिर के प्रबंधन हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी से भी किया जा सकता है और इसके लिए यूपी सरकार और याचिकाकर्ता दोनों से नाम मांगे गए। और अगली बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 न्यायाधीशों ने न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश की अधिकारिता को लेकर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने की मांग की है। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और अन्य न्यायमूर्तियों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को उस आशय का पत्र लिखा है। 4 अगस्त को जारी एक कठोर निर्देश में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया कि न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार को उनकी सेवानिवृत्ति तक आपराधिक केसों की सुनवाई से हटा दिया जाए और उन्हें उच्च न्यायालय के एक अनुभवी वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ खंडपीठ में बैठाया जाए। न्यायमूर्ति कुमार के खिलाफ यह निर्देश और तीखी टिप्पणियां उनके उस फैसले के लिए दी गई जिसमें उन्होंने कहा था कि दीवानी विवादों में धन की वसूली के लिए वैकल्पिक साधन के रूप में आपराधिक अभियोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा ने मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आश्चर्य और पीड़ा व्यक्त की है। न्यायमूर्ति ने पत्र में लिखा कि 4 अगस्त 2025 का विषयगत आदेश नोटिस जारी करने के निर्देश के बिना जारी किए गया था और इसमें विद्वान न्यायाधीश के खिलाफ तीखे निष्कर्ष शामिल है। न्यायाधीश ने सुझाव दिया है कि हाईकोर्ट की फुल कोर्ट यह संकल्प ले कि उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति कुमार को आपराधिक मामलों की सूची से हटाने के आदेश का पालन नहीं करेगा, क्योंकि शीर्ष न्यायालय के पास उच्च न्यायालयों पर प्रशासनिक अधीक्षण नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि फुल कोर्ट को उक्त आदेश के स्वर और भाव के संबंध में अपनी पीड़ा दर्ज करनी चाहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक सिंह इस खबर पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। जी आलोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट इस वक्त बहुत सुर्खियों में है, कारण वही है जिसके बारे में हमने दर्शकों को बताया, लेकिन यह जो अब लेटर लिखा जा रहा है, इस तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस की जा रही है, इससे क्या कुछ हो सकता है? इस पूरे मामले के बारे में भी संक्षेप में जरूर बता दीजिए। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 न्यायमूर्तियों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने आदेश में कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार हैं उनसे आपराधिक मामलों की सुनवाई न की जाए जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं हो जाता है, और साथ ही उनको किसी बेहद सीनियर जज के साथ, अनुभवी जज के साथ रखा जाए। तो इस आदेश का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों का ये कहना है कि कौन सा जज कौन से मुकदमे सुनेगा, किस तरह के मुकदमे सुनेगा, ये प्रशासनिक अधिकार चीफ जस्टिस को है हाईकोर्ट के, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। तो इस मामले में 13 जजों ने एक पत्र लिखा है चीफ जस्टिस को और यह आग्रह किया है कि फुल बेंच कोर्ट बुलाया जाए और जिसमें इस पूरे मामले को रखा जाए और इस पूरे मामले में क्या हल निकाला जा सकता है। तो अब इस मामले में आग्रह किया गया है 13 न्यायमूर्तियों द्वारा कि जल्दी फुल बेंच कोर्ट बुलाई जाए। जी ठीक, बहुत धन्यवाद आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ये जानकारी देने के लिए। वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उच्च शिक्षा को नई दिशा देने वाले एक ऐतिहासिक निर्णय को लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी च्यूनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना प्रदेश के मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार की इस पहल के तहत हर साल उत्तर प्रदेश के 5 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को यूके के किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से 1 वर्ष की मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं योगी कैबिनेट ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दी है। एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन मंत्री राकेश सचान ने निर्णय की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि दोनों नीतियों न केवल औद्योगिक आधारभूत ढांचे को मजबूती देगी बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के लिए भी अवसर खोलेगी। वहीं कैबिनेट ने ग्रामीण आबादी के दस्तावेजों को अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। यह विधेयक स्वामित्व योजना के तहत तैयार की गई घरौनियों यानी मालिकाना दस्तावेज, उसमें नामांतरण, संशोधन और अपडेट की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। इसके साथ ही 2 नए निजी विश्वविद्यालय केडी विश्वविद्यालय मथुरा और बोधिसत्व विश्वविद्यालय बाराबांकी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये बड़ी खबर योगी के कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें 2 तो प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना है। हर वर्ष 5 मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में मास्टर्स करने का मौका मिलेगा। 1 साल की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसे युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह इस खबर पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। जी आनंद, योगी कैबिनेट यूं तो जब भी बैठती है उसमें अहम प्रस्तावों पर मुहर लगती है, लेकिन इस बार छात्रों के लिए सोचा गया है, खासकर मेधावी छात्रों के लिए, क्योंकि 2 विश्वविद्यालय की भी स्थापना होगी और साथ में यूके में पढ़ाई करने का मौका। इस दोनों नीतियों के बारे में भी बताइए और कुछ हाइलाइट्स हैं यदि मेजर तो उनके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, देखिए कुणाल, कुल जो कल कैबिनेट बैठक हुई है 19 प्रस्ताव से जिस पर चर्चा हुई है, साथ ही 2 सप्लीमेंट्री प्रस्तावों पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। वित्त विभाग से जुड़ा, शिक्षा विभाग से, जिस तरह की आपने बताया कि जो भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी विनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी गई है कैबिनेट की बैठक में, जिसके थ्रू आप यूके पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। ये एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के में निजी क्षेत्र के अंतर्गत विश्वविद्यालयों की स्थापना हो, उसको लेकर बड़ा फैसला किया गया है। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि वित्त विभाग हो, चाहे नगर विकास हो, सिंचाई जल संसाधन विभाग, चिकित्सा विभाग और गृह विभाग, तमाम विभागों के कुल मिलाकर 19 प्रस्तावों को मंजूरी इस कैबिनेट की बैठक में दिया गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर उत्तरकाशी से जुड़ी हुई, जहां उत्तरकाशी के धराली जिले के हर्षिल क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा के बीच राहत और बचाव के लिए चल रहे ऑपरेशन जिंदगी का आज 4था दिन है। राज्य सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री धामी ने अपने 1 माह के वेतन को आपदा राहत कार्यों हेतु प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ हरदम खड़ी है और इस कठिन परिस्थिति में सभी को एकजुट होकर पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधि, अधिकारी, स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपनी क्षमता के अनुसार राहत कार्यों में सहयोग करें। मुख्यमंत्री धामी स्वयं राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं तथा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचा रहे हैं। वहीं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अगले हफ्ते केंद्र की अंतर मंत्रालय टीम दौरा करेगी। इस टीम में विभिन्न मंत्रालय के विशेषज्ञ नुकसान का जायजा लेंगे, साथ ही रणनीति भी तैयार करेंगे। इसके अलावा भागीरथी में बन रही झील से पानी की निकासी की निगरानी के लिए सेना और राज्य की संयुक्त टीम स्थापित की जाएगी। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर समन्वय बनाने की भी कोशिश की जा रही है, और लेकिन इस बीच एक गौर करने वाली बात है कि आपदा को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि उत्तरकाशी आपदा में बीजेपी सरकार पूरी तरह विफल रही है, ज़मीनी स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह ने भी कहा कि आपदा के समय कांग्रेस राजनीति कर रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी इस खबर पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, पहले तो उत्तरकाशी के जो हाल सूरत है उसके बारे में बता दीजिए, अभी क्या कुछ वहां पर हो रहा है रेस्क्यू के लिहाज से, और दूसरा इसमें राजनीतिक एंगल भी अब निकल कर सामने आ गया है, वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं बात करूं उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भले
अभी तक कोई भी जो है प्रॉपर तरीके से रोड नहीं खुल पाई। अभी काफी टाइम लगेगा, लगभग कम से कम ये मान के चल लो कि 5 से 6 दिन का टाइम लगेगा रोडें खुलने में प्रॉपर तरीके के। लेकिन हेली सेवा एयर लिफ्ट करके लोगों को लाया जा रहा है। पहले वहां से जहां आपदा धराली से उत्तरकाशी से फिर देहरादून लाया जा रहा है। लेकिन ये है कि मुख्यमंत्री धामी वहां पे स्वयं खड़े हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं। वहीं विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं है सरकार की तरफ से। अगर सेना न हो तो सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी। सेना के दम पे पूरा रेस्क्यू चल रहा है। लेकिन हाँ, इतना है कि मुख्यमंत्री धामी वहां पे खुद मौके पे हैं। आज 3 दिन हो गए मुख्यमंत्री धामी को वहां मौके पे खड़े हैं। ये नहीं कि बिल्कुल लापरवाही नहीं है, सरकार की तरफ से भी लगातार रेस्क्यू चल रहा है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से आंकड़ा पूरा तरह से साफ नहीं हुआ कि कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोग लापता हैं। लगातार इस पे कांग्रेस आरोप लगा रही है। लेकिन जिस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है ये काबिल तारीफ है। सच्चाई है कि लोगों को राहत बचाव में बहुत ज्यादा जो है सहायता मिल रही है सरकार की तरफ से। ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी देने के लिए। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते बिजनौर में कई नदियां उफान पर हैं, जिसको लेकर दर्जनों गांवों में बाढ़ के हालात हैं। वहीं कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बिजनौर में कई गांव में पानी से काफ़ी परेशानी के हालात बने हुए हैं। 4 से 5 फीट पानी है। गांव सराय ईमा में कुछ लोग पैदल अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सफ़र कर रोड पार करने के लिए मजबूर है। नेशनल हाईवे 119 में भी रोड पर पानी जमा हो गया है, जिसके चलते इसे बंद करना पड़ा। एसडीएम बिजनौर ने ट्रैक्टर से हाईवे का दौरा किया और धामपुर मार्ग भी बंद है। मंडावर मार्ग जो कि बिजनौर को हरिद्वार से जोड़ता है, उस पर भी पानी आ जाने से आवाजाही बंद है। बहरहाल पूरे ज़िले में नदियाँ उफान पर हैं। पानी आने के चलते कई मार्ग बंद हो गए हैं। कुछ गांव में एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिजनौर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह लोग पूरी तालाब बन चुकी सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। सब अपनी अपनी सुविधा से बढ़ रहे हैं। कोई ट्रैक्टर का सहारा ले रहा है, कोई ट्रॉली का, तो कोई यूं ही पानी में आधे कमर डूब करके इसे पार कर रहा है। बच्चों के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो गई है। ऐसे में तमाम प्रयास किए तो जा रहे हैं, लेकिन पानी काफ़ी ज़्यादा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।